हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से हम लोग वेक्टर्स के सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बारे में प्रॉब्लम्स डिस्कस करा था, है ना। मीन्स उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए थे हमने। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया था, कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क में दिया था, है ना। आप उसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे उस क्वेश्चन का आंसर आप भेजोगे, या फिर मैंने जो व्हाट्सएप नंबर आपको लिखवाया था उस नंबर पे भी आप मुझे सॉल्यूशन सेंड कर सकते हो, या फिर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो मैंने इसका नाम मैंने आपको बताया था, जी हाँ, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये सिंपल है ना। ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। पॉलीगॉन लॉ बेसिकली अगर आप किसी भी पॉलीगॉन की बात करें, है ना, कोई भी पॉलीगॉन हो, वो पेंटागन हो या फिर कोई रेक्टेंगल हो, कोई स्क्वायर हो, या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई हेक्सागन हो, कोई हेप्टागन हो, एन साइड्स का कोई भी पॉलीगॉन हो, तो पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग उस पॉलीगॉन में अगर 6 साइड का वो पॉलीगॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 साइड्स का वो पॉलीगॉन है, तो 5 साइड्स अगर किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, 5 साइड अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो छठा साइड उन पांचों का रिजल्टेंट होगा, है ना। छठा साइड उन पांचों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। जैसे मान लिया ये एक पॉलीगॉन दिख रहा है आपके फिगर पे, है ना, आपके स्क्रीन पे एक पॉलीगॉन दिख रहा होगा। ये पॉलीगॉन कितने साइड्स का है सर, तो 2 4 6 मीन्स इट इज अ हेक्सागोन, इट इज अ हेक्सागोन, है ना। ये क्या है, एक हेक्सागोन है ना। हाँ सर, ये एक हेक्सागोन है। अब अगर इसमें देखें तो ये है वेक्टर पी हमारा, है ना, ये हो गया हमारा वेक्टर क्यू, ये है हमारा वेक्टर आर मेरे प्यारे बच्चों, और ये है वेक्टर एस, ये है वेक्टर टी, और ये मैंने वेक्टर यू रिप्रेजेंट किया जो कि एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में है ना। मीन्स उन पांचों के ओरिएंटेशन के अपोजिट है ना। तो अगर आप ट्रायंगल लॉ रिकॉल करो तो होता था 2 सीधा ओरिएंटेशन और एक अपोजिट ओरिएंटेशन वाला रिजल्टेंट होता था। इसमें भी रिजल्टेंट होना चाहिए इसको, लेकिन देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। तो चलिए इन दोनों वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू। चलिए मैं नाम दे देता हूँ इसका, है ना। अगर नाम दें, यहाँ से नाम देना शुरू करते, ए बी सी डी ई और एफ, जी हाँ, है ना। अगर देखें तो क्या इस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू, तो क्या वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू को ये वाला साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी। ध्यान दीजिएगा, ए पी, सॉरी ए बी और बी सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर्स को, दैट इज वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। क्या वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू होंगे सर, ट्रायंगल लॉ, अपोजिट ओरिएंटेशन, जी हाँ। अब इन दोनों वेक्टर्स को भूल जाइए, है ना, जस्ट फॉरगेट। इन दोनों वेक्टर्स को अगर भूल जाते हो आप, तो फिर इस ट्रायंगल में देखो, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ये वेक्टर सीधा ओरिएंटेशन पी प्लस क्यू, ये वेक्टर सीधा ओरिएंटेशन आर, है ना। तो पी प्लस क्यू और प्लस आर, तो ये जो वेक्टर ए डी हो जाएगा वो पी प्लस क्यू प्लस आर होगा। सर जी ट्रायंगल लॉ, हाँ सर अब तो समझ में आ रहा है ना। फिर इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ए डी ई की बात करें, ट्रायंगल ए डी ई की बात करें, तो ये ओरिएंटेशन मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस वेक्टर एस इज इक्वल टू ए, दैट इज पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, है ना। अब अगर फिर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए ई एफ, ये दो वेक्टर्स का सम इसके बराबर होगा, और वो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी। यही 5 वेक्टर्स तो हैं, है ना। और इन पांचों का सम कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर यू, और इसका डायरेक्शन ये, है ना। तो बेसिकली पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या समझ लिया कि अ पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, है ना, अगर कोई भी पॉलीगॉन है जिसमें n साइड्स हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, 3 4 5 6 कुछ भी, है ना, तो फिर उसमें अगर n-1 नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो अगर किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो nth साइड होगा, मीन्स जो लास्ट साइड बच रहा है, वो उन सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट को दिखाएगा। एनी प्रॉब्लम,
आई थिंक नो, है ना। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक दो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कभी कभी मिल जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अप्लाई कर देना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये ट्रायंगल लॉ पे भी एप्लीकेबल है, देखो ना, ट्रायंगल लॉ तो 3 साइड्स वाला, है ना। और 3 साइड्स वाला अगर है तो 2 साइड अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम ओरिएंटेशन में, तो तीसरा साइड जो होगा अपोजिट ओरिएंटेशन का, वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, है ना। सिंपल है, दिस इज व्हाट पॉलीगॉन लॉ इज, है ना। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस मैं आपको एग्जांपल में दे दूंगा, है ना, अगले लेक्चर में, तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए टॉपिक को आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वेक्टर्स चैप्टर का है उसके ऊपर, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो इसमें हम लोग कंपोनेंट्स तोड़ेंगे किसी भी वेक्टर का। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था बॉल वाला, याद है ना, जब मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे तोड़ते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तब मैंने वो चीज़ आपको सिखाई थी, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं कि किसी भी वेक्टर को मान लिया, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कोई वेक्टर है, अगर वो किसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, सर तो प्लेन में ही तो एग्जिस्ट करता है, जी हाँ, अगर वो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या हम लोग ऐसे रूप में कर सकते हैं कि हम लोग ये बता सकें कि एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या है, वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या है और जेड एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या है। अगर हम लोग उसका वैसा एक्सप्रेशन कर लें, वैसे हम लोग एक्सप्रेस कर दें उसको, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया, हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया और ये पता कर लिया कि व्हाट इज दैट पोजीशन on x axis, what is its position on y axis as well as that on z axis। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो एक फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा उसको और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है उसमें मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ किया है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ किया है और उसमें हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज वेक्टर ओ ए। मान लिया ये क्या वेक्टर है, ओ ए, एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर पी। ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर पी को, है ना। मान लिया ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, गामा, है ना। और अगर ये 3 एंगल्स आपको क्लियरली नोन है तो क्या आप कंपोनेंट लिख सकते हैं इस वेक्टर पी का, है ना। तो वेक्टर पी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों पी कॉस अल्फा हो जाएगा। कैसे, ये मैंने आपको बता दिया है ना, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं पता हो फिर से लेक्चर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स समझ में आ जाएगा, है ना। अब इस एक्सिस में कंपोनेंट पी कॉस बीटा और इस एक्सिस में कंपोनेंट पी कॉस गामा। मीन्स अगर वेक्टर पी के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो अलोंग एक्स एक्सिस पी एक्स कौन हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, अलोंग वाई एक्सिस पी बाई कौन हो जाएगा, पी कॉस बीटा, एंड अलोंग जेड एक्सिस पी जेड क्या हो जाएगा, पी कॉस गामा, है ना। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बात करूं, क्या इसी पी के ये 3 कंपोनेंट्स थे, हाँ सर, क्या इसी पी के ये 3 कंपोनेंट्स थे, हाँ, है ना। तो अगर इसी वेक्टर पी के ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इसी पी वेक्टर के 3 हिस्से किए मैंने, तो क्या इन तीनों को वापस जोड़ने पे आपको वेक्टर पी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हाँ सर मिलना तो चाहिए, क्योंकि यही वेक्टर पी तो 3 हिस्सों में बट गया ना, कुछ एक्स एक्सिस की ओर है, कुछ वाई एक्सिस की ओर है और कुछ जेड एक्सिस की ओर है। मतलब अगर इन तीनों को वापस से सम अप करें तो वी शुड गेट वेक्टर पी, डेफिनेटली, है ना, वी शुड गेट वेक्टर पी। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैंने फिगर में लिखी उसको मैंने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है, आप नोट कर लें और एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। मैंने लिखा है कंसिडर अ वेक्टर पी इन कार्टेशियन प्लेन making angles alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively, है ना। तो एक वेक्टर p है जो x, y और z एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स सबटेंड कर रहा है ना। अब फिर आगे मैंने लिखा द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर p अलोंग x एक्सिस इज, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p जो है वो x एक्सिस के अलोंग कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो px विच इज पी कॉस अल्फा, अलोंग वाई एक्सिस पी वाई, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग पी वाई विच इज पी कॉस बीटा, और जेड एक्सिस के अलोंग
पी जेड दैट इज पी कॉस गामा, है ना। अब ये लिखता हूं मैं, देखिए ध्यान से, आगे कहानी जो मैंने बताई आपको उसको बढ़ाते हैं। क्या लिखता है कि सिंस दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी वी कैन राइट। अब देखिए, तो हम लोग, मैंने आपको जैसा बताया कि क्योंकि ये वेक्टर पी के ही कंपोनेंट्स थे, तो क्या वापस से इन तीनों को जोड़कर हमको वेक्टर पी मिलेगा? हाँ सर, मिलना चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट। मीन्स वेक्टर पी मस्ट बी इक्वल टू पी कॉस अल्फा प्लस पी कॉस बीटा प्लस पी कॉस गामा। मीन्स वेक्टर पी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। ओके, बट आपको ये पता है कि ये तीनों क्या है? स्केलर है ना? क्या है? स्केलर है। और वेक्टर पी किस नेचर का था? वेक्टर। तो क्या तीन स्केलर को जोड़ के आपको वेक्टर मिलेगा क्या? सर नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मतलब तीन स्केलर्स को जोड़ के आपको वेक्टर नहीं मिलेगा, है ना। अब समझ में आई बात कि तीन स्केलर को जोड़ने के बाद आपको वेक्टर नहीं मिल रहा, मतलब क्या ऐसा लिखना गलत होगा? नहीं, ऐसा लिखना सही होगा, लेकिन एक उपाय लगाइए कि इन तीनों को वेक्टर बनाइए, है ना। इन तीनों को वेक्टर बनाइए, है ना। तो इन तीनों को वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी वेक्टर से मदद मांगेंगे। अब अगर कोई भी वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों आपकी मदद करने आएगा तो वो कुछ मैग्नीट्यूड लेके आएगा। हाँ सर, और अगर वो कुछ मैग्नीट्यूड लेके आता है तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड बदल जाता है। और अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड बदल जाए तो इसको भले डायरेक्शन मिल गया हो, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड का वेरिएशन फिर वेक्टर पी के बराबर नहीं रहने देगा इन तीनों को। हाँ, ये बात तो है सर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो एक काम कर सकते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लें। किसकी हेल्प लें? यूनिट वेक्टर की। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? सर 1। और अगर वो हम यहाँ पे इसके साथ लगा दें तो फिर इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसको डायरेक्शन भी मिल जाएगा और इन तीनों का सम भी इसके बराबर हो जाएगा। हाँ, दैट्स व्हाट वी कैन डू। हम लोग ये काम कर सकते हैं सर, है ना। तो हमने क्या किया? हमने कंसीडर करा यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स कौन कौन? आई, जे एंड के। ये मैंने टोपी पहना है इनको, तो लिख दिया आई कैप, जे कैप एंड के कैप। किधर? अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमने एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर कंसीडर करा, जो किस नेचर के थे? यूनिट वेक्टर के। इसीलिए मैंने कहा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो फिर जो एक्सप्रेशन आपका होगा वो कैसा हो जाएगा? वेक्टर पी इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, पी कॉस अल्फा आई कैप प्लस पी कॉस बीटा जे कैप प्लस पी कॉस गामा के कैप, है ना। पी कॉस अल्फा आई कैप, पी कॉस बीटा जे कैप, पी कॉस गामा के कैप। मतलब इन तीनों को भी हमने वेक्टर बना दिया, जहां पे आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि यूनिट वेक्टर है, यानी वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 1। जे वाई एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है और उसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 1। और के जेड एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है और उसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 1। और जो वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया वो किस रूप में हो गया? वेक्टर p इज इक्वल टू p कॉस अल्फा आई कैप, p कॉस बीटा जे कैप, p कॉस गामा के कैप, है ना। अब एक्सप्रेशन कुछ कैसा होता है सो देखिए। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लोग वेक्टर p को फिर ऐसे लिख सकते हैं? p कॉस अल्फा को हमने px लिख दिया, p कॉस बीटा को हमने py लिख दिया और p कॉस गामा को हमने pz लिख दिया। तो जो वेक्टर p का एक्सप्रेशन हो गया वो कुछ ऐसा हो गया, px i कैप, py j कैप एंड pz k कैप, है ना। मीन्स अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो रिजॉल्व करके, ताकि उसकी पोजीशंस आपको तीनों एक्सिस में सेपरेटली पता लग जाए, तो वो वेक्टर कुछ ऐसे रिजॉल्व रहेगा। दैट इज, मान लिया वेक्टर p है तो px i कैप, py j कैप, pz k कैप, जहां पे px उसका x कंपोनेंट, py उसका y कंपोनेंट और pz उसका z कंपोनेंट हो। सर ये तो हो गया मान लिया उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। सर तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो सिंपली उसके तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके सम अप कीजिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर p, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू px स्क्वायर, py स्क्वायर, pz स्क्वायर, सम एंड स्क्वायर रूट ओवर दैट, है ना। दैट विल बी इट्स
मैग्नीट्यूड, ओके। एंड व्हाट अबाउट दैट डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन की बात अगर की जाए तो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा निकाल दो। क्या निकाल दो? tan थीटा, है ना। और tan थीटा मतलब जो एंगल वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो आप निकाल दो tan थीटा इज इक्वल टू पी वाई बाई पी एक्स। थीटा इज इक्वल टू क्या कर देंगे? tan इनवर्स पी वाई बाई पी एक्स। ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग एक्स एक्सिस के साथ ही डायरेक्शन दिखा देते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया, तो रिजॉल्व करके क्या पाया कि अगर वेक्टर पी है तो वो किस रूप में लिखा होगा बच्चों? पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। आपको दिख रहा होगा ऊपर, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, है ना। अगर वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए अगर हो तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, है ना। वेक्टर बी हो तो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, जहाँ पे वो सारे क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे, है ना। जैसे मान लिया कोई वेक्टर है, देखिए अगर वेक्टर ए है ना, अगर उसका एक्स कंपोनेंट कितना है बच्चों? 2, वाई कंपोनेंट 3, जेड कंपोनेंट 4, तो जो वेक्टर ए को आप लिखोगे वो क्या होगा? 2i प्लस 3j प्लस 4k। और वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 29 यूनिट्स, है ना। सिंपल है ना जी हाँ। और अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालें तो दैट इज tan थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई की वैल्यू आपको दिख रही है 3, ए एक्स का वैल्यू भी आपने लिखा था 2, है ना। और दोनों का जब रेशियो निकाल देंगे तो tan थीटा की वैल्यू होती है 3/2 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/2 एंड दैट विल बी द डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, मीन्स दैट विल बी द इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस। ये सिंपल है इसलिए मैंने आपको बता दिया। मेन कॉन्सेप्ट आपको रिजोल्यूशन का था, एक एग्जांपल भी लेके मैंने आपको सिखा दिया कि अगर कोई वेक्टर हो तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर कोई वेक्टर रिजॉल्व्ड हो तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। जहाँ तक अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए बच्चों, तो इस रिजोल्यूशन पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं, है ना। मैं अगले क्लास में आपको इस पे बेस्ड 4 या 5 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो अच्छे लेवल का होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए अगर ऊपर वाले केस की बात की जाए तो वेक्टर p जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में अगर आपको एक यूनिट वेक्टर लेना हो, है ना। मतलब सिंपल है कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? 1 हो, है ना। मीन्स अ वेक्टर विच इज a unit vector and its direction should along vector p, तब क्या होता है? मीन्स वेक्टर p के along एक यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर बाय मॉड ऑफ वेक्टर p। मीन्स किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको उसी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो उस हिसाब से मान लिया ऊपर वाले केस में अगर वेक्टर ए के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे? सर उस केस में सीधे कर दिया ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर ए। और इसका मॉड क्या था? वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी? देखो पहले ध्यान से, वेक्टर ए का वैल्यू था 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी? √29। तो जब आपने डिवाइड किया तो इंडिविजुअली डिवाइड हो गया सबसे, 2/√29, 3/√29, 4/√29, आई कैप जे कैप के कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। सर हम कैसे मान लें? अच्छा नहीं, आपको कैसे यकीन होगा? अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 ला दो तो मुझे यकीन हो जाएगा। ठीक है फिर देख लो, आप तो ऐसे मानेंगे नहीं, आपको सबूत चाहिए। चलिए मैं सबूत देता हूँ आपको कि एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं। आपने क्या शर्त रखा है कि सर इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। चलिए निकाल के देखते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होना है मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? सर 1। ओके लेट्स फाइंड वेदर इट इज 1 और नॉट। देखिए मैंने पुट किया, जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 2/√29 होल स्क्वायर, 3/√29 होल स्क्वायर, 4/√29 होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। समिंग अप वी गेट 1। यूनिट है कि नहीं?
अच्छा सर, अब समझ में आ गया कि वो क्या था, यूनिट वेक्टर था। और पता लग गया कि अगर वेक्टर p के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर p बाई मॉड ऑफ वेक्टर p, हमको वेक्टर q के अलोंग चाहिए तो वेक्टर q बाई मॉड ऑफ वेक्टर q, वेक्टर r के अलोंग चाहिए तो वेक्टर r बाई मॉड ऑफ वेक्टर r। सिंपल है ना? हाँ सर, इज दैट क्लियर? मीन्स अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको क्या कर देना है, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। इज दैट क्लियर? यू विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक देखने। अच्छा खूबसूरत क्या सर? अच्छा ठीक है, देखो अच्छा लगना चाहिए, खूबसूरत नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन दिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रिजॉल्व्ड फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, वेक्टर्स को जब आपने रिजॉल्व कर दिया तब उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो मानते हैं दो वेक्टर, वेक्टर ए इस फॉर्म में होगा, वेरी गुड। वेक्टर बी इस फॉर्म में होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, है ना? अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना चाहते हो, है ना, तो भूल जाइए कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, भूल जाइए कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं अभी के लिए, ऐसे नहीं। अभी के लिए बस जस्ट इस एडिशन के वक्त भूल जाओ कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। आपको जस्ट सिंपल और प्योर अलजेब्रा नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? अलजेब्रा। कैसे सर? आप देखो, आप इसको देखो कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको लाइक टर्म्स के एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अलजेब्रा में कैसे ऐड करते थे हम लोग? तो लाइक टर्म्स को एक जगह और अनलाइक टर्म्स को एक जगह, एक्स एक्स वाले को जोड़ दो, वाई वाई वाले को और जेड जेड वाले को। उसी हिसाब से जब आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो आप आई आई को जोड़ दीजिए, जे जे वाले को जोड़ दीजिए और के वाले को जोड़ दीजिए। तो लिख दिया मैंने ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना? तो कहानी कुछ कैसी हो जाएगी, आई कॉमन ले लो, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप, है ना? और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप, ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, ए जेड माइनस बी जेड के कैप, है ना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तब क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर, ए जेड प्लस बी जेड होल स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। कुछ नहीं किया मेरे भाई, ध्यान तो दो। आपको पता था ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो आई आई वालों को एक जगह जोड़ दिया, वाई वाई वालों को, जे जे वालों को एक जगह जोड़ दिया और के वालों को एक जगह जोड़ दिया। यार माइनस के केस में भी मैंने वही किया, देख तो सही। लेकिन अगर a प्लस बी की बात की जाए तो ये भले दो वेक्टर्स का सम है लेकिन है तो वेक्टर ही ना। हाँ, और अगर ये एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वैसे निकालेंगे। ये हो गया इसका x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट, ये हो गया z कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। और मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो क्या करते हैं सर, x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। वही तो किया मेरे भाई, देख तो सही। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं सर, उम्मीद करते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो सर आपने तो वेक्टर को ऐड करने का दूसरा लॉ बताया, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। जी हाँ, वो मैंने बताया था, लेकिन तब जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे तब वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमने आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बताया। लेकिन उसी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड वेक्टर को जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर दें तब वेक्टर्स को ऐड करना और भी आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है ना? ये सिर्फ हमने एडिशन का सिंप्लीफाइड तरीका सीख रहा हूं हम लोग, ठीक है ना? हम लोग वही सीख रहे हैं, या तो ट्रायंगल लॉ लगा दो, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, या फिर रिजॉल्व करके बना दो, आपकी मर्जी, ठीक है ना? सब तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। ये आप देखेंगे कि सिचुएशन कैसा है। अगर वेक्टर्स डायरेक्ट आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ हो और कंपोनेंट्स रिजॉल्व्ड नहीं हो तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए। अगर पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगा पा रहे हो तो फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रिजॉल्व करने के बाद फिर आप इस तरीके से ऐड कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अगर
आपको कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे से या फिर उस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं जो मैंने आपको दिया है। आज फिर मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए मैं लेक्चर को यहीं स्टॉप करूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपको रिवाइज करनी है। तो एक रिकैप ले रहा हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने वेक्टर्स का रिजोल्यूशन पढ़ा, आज हमने रिजॉल्व वेक्टर्स का एडिशन पढ़ा, आज हमने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा, ठीक है ना। और ये सीखा कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है ना। तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि अच्छे लेवल का होगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ेंगे, जो हमारे फिजिक्स वाले वेक्टर्स का सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसमें भी। तब तक इसके लिए आप नोट्स रिवाइज कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, वीडियो को पॉज करके जहाँ भी दिक्कत हो आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है ना। और एच.सी. वर्मा और एनसीईआरटी बुक्स की रेगुलर स्टडी करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।